हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर जो चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, और इसमें आज का जो मेन टॉपिक रहेगा रेजोनेंस इन आरसीएल सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर और डैम्पिंग कोफिशेंट। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिए। थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक है और हायर लेवल का टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और वैसे भी जब आप दूसरे एग्ज़ाम दोगे आईआईटी का या जेईई मेन का, तो उसमें भी इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरे का पूरा चैप्टर रेजोनेंस के ऊपर और शार्पनेस के ऊपर, क्यू फैक्टर, तो मोस्टली एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है रेजोनेंस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, हम बात करते हैं जब रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस होता क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। जब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा हो तो वो अप्लाइड, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज होती है उसके साथ साथ सेम फेस में होता है। जैसे कि हम फेजर डायग्राम में देखते हैं। फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जब करंट फेस में साथ साथ होता है। देखिए, हम लेते हैं इस तरह से, ये हमारा फेजर डायग्राम होता है जब साथ साथ होता है ना, आई और वी आर, जिसको हम आई बोलते हैं, और वी जब साथ साथ होते हैं तो वो फेजर डायग्राम में होता है ऐसा। और इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं जब अप्लाइड वोल्टेज के साथ सेम फेस में होता है करंट। तो मैथमेटिकली भी हम इसको ड्रा करेंगे और थ्योरी भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो पढ़ा हमने वी एल ग्रेटर देन क्या पढ़ा हमने, वी सी पढ़ा है, क्लियर है। और एक हमने एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी पढ़ा है। ये 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए, क्या एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए, यानी कि गैप बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, फेजर कभी भी सेम नहीं हो सकती क्योंकि ये डायरेक्शन पर बेस होती है। किस पर बेस होती है, डायरेक्शन पर बेस होती है। अब हमने पढ़ा है अभी वी एल जो है वी सी से ग्रेटर है, लेकिन हमें अब रेजोनेंस की जब हम बात करेंगे तो रेजोनेंस में जो हमारे पास वी एल है वो किसके बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा। क्लियर है पॉइंट। इसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे, एक तो वी एल और वी सी इक्वल होना चाहिए, और एक हमारा जो एक्स सी है वो एक्स एल के बराबर हम लेकर चलेंगे, तो रेजोनेंट सर्किट हमारा तब जाकर कंप्लीट हो सकता है। यानी हमें जो दूसरा देखिए, जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस पर बात करनी है। यानी कि Z इजिकल टू आर, Z इजिकल टू आर लेकर हम चलेंगे। Z इजिकल टू आर, Z का मतलब क्या, इम्पीडेंस होगा, और R का मतलब हमारा रेजिस्टेंस होता है। यानी कि जब Z और R दोनों इक्वल होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब रेजोनेंस को पढ़ने के लिए हम आपके एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, जब हम कई बार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो कुछ अलग करने की सोचते हैं। क्या होता है, कई बार हम कूदना शुरू कर देते हैं एकदम से, इनके एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, या टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा है उससे हम हट जाते हैं।
एग्ज़ाम के टाइम में आप क्या करते हैं, और ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, यानी कि आपके अंदर रेजोनेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? रेजोनेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर ज़्यादा काम करने की पावर आ गई है। तो वो एक तरह से क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है हमारी बॉडी में। तो रेजोनेंस के बारे में हम जल्दी ही अब आपके सामने फटाफट क्लियर कर देते हैं इसको, नहीं तो टॉपिक जो है लंबा चला जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग करैक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज आरसीएल सर्किट क्या, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास आरसीएल सर्किट के बारे में। द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, जो आरएलसी सर्किट है हमारे पास, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसमें रेजोनेंस की फिनोमेना आती है। फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव ए टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट ए पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है जो ऑसिलेट करते हैं मोस्टली, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है हमारे पास, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, टू एंड फ्रो पेंडुलम ऑसिलेट करता है, यानी कि जो भी बॉडी ऑसिलेट करेगी, अपनी जगह से हिलेगी, तो वो रेजोनेंस का रूप होती है एक तरह से। और इसी फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द सिस्टम नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मतलब उसी फ्रिक्वेंसी से वो काम कर रहा है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो उसी हिसाब से काम कर रहा है, इसलिए हम उसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती क्या है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई चाइल्ड है, बच्चा है, स्विंग करता है किसी झूले पर। द स्विंग हैज ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी फॉर स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ लाइक ए पेंडुलम। तो वो जो है जैसे इधर से जाएगा, फिर इधर से जाता है, इधर से जाता है, इस तरह से वो स्विंग करता है। तो वो उसके अंदर क्या है, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेटअप हो जाती है, जिससे वो टू एंड फ्रो आसानी से मूव करता है। इफ़ द चाइल्ड पुल द रोप एट रेगुलर इंटरवल्स, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पुल इज almost same as the frequency of the swinging. The amplitude of the swinging will be large. तो यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं मुद्दे की बात, फटाफट इसको हम मैथमेटिकली करते हैं। देखिए जो अब तक हमने पढ़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, जो एक्स एल हैं वो किसके बराबर होता है, 2πfl, और वो किसके बराबर होता है, ओमेगा एल। इसको नोट कर लीजिए, इन पॉइंटों का हम यूज करेंगे, पिछली वीडियो में हमने इनको क्लियर किया है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, यानी कि XC 1/2πfc इक्वल टू 1/ωc। जब XL ग्रेटर देन हो XC से, तो सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव होता है। क्या होता है, इंडक्टिव। और जब XC XL से ज़्यादा हो तो सर्किट क्या होता है, कैपेसिटिव। मतलब जो ज़्यादा होगा सर्किट उसी तरह का होगा। अगर L ज़्यादा है तो इंडक्टिव सर्किट है, और C ज़्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट है। ये नोट कर लीजिए पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके काम आने वाले हैं अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब रेजोनेंस हम LCR सर्किट में कब कहेंगे, रेजोनेंस इज सेड टू बी ओकर इन LCR सर्किट फॉर ए गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF इफ मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। यदि सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो हम बोलते हैं सर्किट में रेजोनेंस हो चुका है। ये देखिए हमारे पास सर्किट दिखाया गया, ये यहाँ पे R कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे L और यहाँ पे C, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस साथ में जोड़े गए हैं, और ये AC वोल्टेज से जोड़ा गया है। देखिए हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है LCR सर्किट में, वो किस तरह दी जाती है, उसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में किया था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सर्किट में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, I = E डिवाइड बाई √ में R² इंटू में L ओमेगा माइनस 1/ω का स्क्वायर, इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर है ना पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट RLC, यानी कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन LCR सर्किट डिपेंड अपॉन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी कि ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, ऑफ द AC सोर्स। इसका कारण क्या है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव एंड जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हैं, यानी कि ओमेगा एल है हमारे पास। किसकी बात करें, ओमेगा एल की बात कर रहे हैं, जो L ओमेगा लिखा है ना, ओमेगा एल एंड 1/ωc और 1/ωc, यानी कि ये वाला, ठीक है, चेंज विद चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा।
और जब हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा होती है, यानी कि यदि ये लो हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल इज लो, तो फिर ओमेगा एल क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, लो हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। बट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारे पास, यानी कि 1/ω_c जो ये वाला है, इज हाई, ये हो जाएगा हाई। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा इंक्रीज, जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाइल द जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, मान लो हमारे पास जो ओमेगा नॉट ले लेते हैं हम, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं ओमेगा नॉट, ठीक है ना, द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस विल बिकम जस्ट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम मैथमेटिकली शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या होगा, इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सर्किट में आ गया, ये किस सर्किट में आ गया, ये LCR सर्किट में। क्लियर पॉइंट। तो आई हमारे पास देखिए हमने आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, एक मिनट ध्यान से देखिए, ये एल ओमेगा अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, वो किसके बराबर होता है, L2πf, L2πf। और जो C ओमेगा है वो C2πf के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम जेड शुड बी मिनिमम, ये देखिए ये कंडीशन हमारे पास, रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि गैप जो करंट का है वो एल और सी में वो 0 हो जाना चाहिए, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम होगा तो जेड क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि XL = XC। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए एक हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, L ओमेगा किसके बराबर होता है, 1/C ओमेगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल बन गए, क्या बन गए, एक दूसरे के इक्वल बन गए जब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये जो ओमेगा है इसको हम ऊपर ले गए, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो गया, और जो ये L था ये यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा के पास, ओमेगा के जगह क्या आ गया, L आ गया। तो यानी कि हम ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 1/LC हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि अब ओमेगा स्क्वायर था हमारे पास साइड, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2πCF होता है ना, ओमेगा क्या होता है, अभी क्या था 2πf, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ये हमने इधर रख दी, क्योंकि ये इधर स्क्वायर था तो वो इधर अंडर कर दिया इसका, ठीक है, वो क्या कर दिया इधर अंडर आ गया, इनके 2πf = 1/√LC आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम f निकाल लेते हैं, ये पाई कहाँ आ गया, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि 1/2π 1/√LC। तो जो ये रिलेशन है हमारी, दिस रिलेशन शो दैट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, हाउएवर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। It is important to note that resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both हमारे जो L और C हैं are present in circuit, दोनों जब प्रेजेंट हो गए तभी हमारे पास ये सर्किट काम करता है। Only then do the voltage across L and C कैंसिल हो जाएंगी, तब वोल्टेज दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने से हमारे पास क्या बनेगा, वही XL = XC हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ओनली देन डू वोल्टेज अक्रॉस L और C कैंसिल ईच अदर, यानी कि बोथ बीइंग आउट ऑफ फेस, दोनों क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ फेस हो जाएंगी। एंड द करंट एम्पलीट्यूड, जिसको हम VM/R लिखते हैं, VM हम इस तरह से लिखेंगे, VM/R, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना। द टोटल सोर्स वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट हैव रेजोनेंस इन RL सर्किट, और RC में नहीं होता। ठीक है, तो ये कई बार 1 नंबर में आ जाता है, नोट कर लीजिए
भी जो रेजोनेंस है वो RL और RC में क्यों नहीं होता, ठीक है ना। अब बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की, क्या होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज यूजिंग क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसकी हम अभी आपके सामने कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, विच एक्सप्लेन हाउ फास्ट एनर्जी डिके इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में जो एनर्जी है हमारे पास, यानी कि जो एनर्जी डिके है वो कितना फास्ट होता है, क्योंकि शार्पनेस का मतलब फास्ट होता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है। नंबर एक तो देखिए करती है डिपेंड डैम्पिंग के ऊपर। डैम्पिंग क्या है, इफेक्ट ड्यू टू विच देर इज ए रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। दूसरा डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी विच इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये दो बातों पे डिपेंड करती है हमारी शार्पनेस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज with an increase or decrease in damping, and as the amplitude increase the sharpness of resonance decreases। नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आने वाली बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए इसकी, ठीक है। जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये काम आने वाली बातें हैं। अब बात करें हम शार्पनेस की, तो देखिए हमारे पास अभी देखा हमने जो LC सर्किट होता है उसी को हम रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो एक LC सर्किट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, या कई बार टैंक सर्किट भी बोल देते हैं, या कई बार ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। ट्यून्ड, देखिए रेजोनेंस हम जैसे हम रेडियो सुनते हैं, आपने FM सुना होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को ही सेट करते हैं। हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं कि हमें जो है, जैसे हमारे पास मान लो बैंड विड्थ जो है 88 से मान लो FM है 108 तक उसकी बैंड विड्थ होती है लगभग, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे चैनल इस बैंड विड्थ के बीच में ही हमें मिल जाएं। FM देखते हैं ना, अब बैंड बदलते हैं, तो हम चाहते हैं कि भी जो सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसी हमें इसी रेंज के बीच में मिल जाए। तो यानी कि हमने उसका बैंड विड्थ को सेट कर दिया, उसकी रेजोनेंस को हमने फिट कर दिया है, तो इसलिए हम इसको ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर रिप्रेजेंटिंग बाईलेटरल एंड ए कैपेसिटर रिप्रेजेंटिंग बाई द कैपिटल लेटर C कनेक्टेड टुगेदर। ये देखिए रेजोनेंस शार्पनेस की हम डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक जो LC सर्किट है उसको रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, टैंक सर्किट भी बोलते हैं, या ट्यून सर्किट कहते हैं। और ये होता है क्या है, इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ हमारे पास बाई एन इंडक्टर और रिप्रेजेंटिंग बाई जिसको हम L से करते हैं, एंड एक कैपेसिटर जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है पॉइंट। दिस सर्किट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक रेजोनेटर या एन इलेक्ट्रिक एनालॉग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर स्टोरिंग एनर्जी ऑसिलेटिंग एट सर्किट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये पैरा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम में इतना लिखना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए डैम्पिंग एंड नेचुरल रिस्पॉन्स सर्किट। हमारे पास जो हमारे पास सर्किट दिया गया है, हमारे पास इस तरह से सर्किट हम जोड़ते हैं डैम्पिंग के लिए। अब मान लो हमारे पास कोई एक जर्नल इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले हम आपको, फिर उसके बारे में शार्पनेस ऑफ उसका मैथमेटिकली ड्रा करेंगे हम। कंसीडर ए सीरीज RLC सर्किट है हमारे पास विद कॉन्स्टेंट ड्राइविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E। द करंट इक्वेशन फॉर द सर्किट हमने पढ़ा है, करंट इक्वेशन हमारी पास ये होती है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। L इंटू DI/dt RI प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt इक्वल टू E, ये इक्वेशन होती है। और जो ये इक्वेशन है ये हमारी इसके इक्विवेलेंट में आ जाएगी, ठीक है ना। इसका हमने इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये DI/dt का स्क्वायर हो गया हमारे पास, R ऐसे कैसे, और I का DI/dt हो जाएगा, और Q/C, Q का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटली डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। और ये क्या है, हमारी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है।
और इसमें हम निकालते हैं इसके, देखिए फैक्टर करेंगे अब इसके, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसको। हम पहले कोरस्पॉन्डिंग मान लो ये एम डी आई बाई डी टी, यदि हम एम ले लेते हैं डी आई बाई डी टी, यदि हम एम लेकर चलें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये एम स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो गया, एम हो गया हमारे पास 1/c, ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये रूट में लेके चलेंगे। अब निकालेंगे, जैसे हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं विद फार्मूले के साथ -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने सुना होगा ना -b, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी की बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने सुना होगा ये फार्मूला, एक बार दोबारा लिख देते हैं आपको। जब हम रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी की दो अंडर रूट डी लगा लो बस, d/2a होता है, और d क्या होता है हमारे पास b की 2 माइनस 4ac, b की 2 माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास m1 पहला रूट जब हम निकालेंगे -b, तो ये हो गया -r/12 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है पॉइंट यहाँ से, ठीक है ना। देखिए ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब हम इसको हम L से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तभी एक इक्वेशन हमने जो है मैथमेटिकली इसको करके चलना है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, यानी कि m1 क्या हो गया हमारे पास -r/12 के स्थान पे इसने लिख दिया अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, -r/12 किसके बराबर ले रहा है, ये अल्फ़ा के बराबर ले रहा है। देखिए ये r²/2l है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया क्योंकि हम ये स्क्वायर में लेकर चलेंगे। फिर ये क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट 4lc डिवाइड बाई 2l है, तो इसके ले लिया इसने ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। इसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरा रूट, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस था ना हमारे पास, तो एक बार प्लस का रूट निकालते हैं एक बार माइनस का। तो सेम प्रोसीजर हमारे पास ये रहेगा, वही फार्मूला लगा दिया इसने, तो यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया, सेम वही हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। अब जो अल्फ़ा हमने लिया है r/12, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सर्किट। और जो ओमेगा नॉट है हमारे पास √1/LC होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ठीक है। और जो m1 और m2 हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इन ए सिस्टम विच हैज़ बीन अलाउड टू ऑसिलेट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और जिसको हम f से डिनोट करते हैं, कई बार f0 भी होता है, हम f0 से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी विद विच द पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड द फोर्स फ्रिक्वेंसी। इफ फोर्स फ्रिक्वेंसी इक्वल द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, then amplitude of the oscillation will grow and grow. This effect is known as resonance effect, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, एक नंबर में कई बार आ जाता है। अब देखिए हम मैथमेटिकली करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, किस तरह से हम करेंगे, देखिए ध्यान से। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी यानी कि जो हमारे पास ओमेगा नॉट होती है, ठीक है ना, जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा नॉट की बात जब हम करते हैं, तो उस केस में हम देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। व्हेन रेजोनेंस इन द सर्किट इज हाई, जब सर्किट में रेजोनेंस हाई होता है, यानी कि दूसरे वर्ड में इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन LCR सर्किट इज वेरी लो, देन लार्ज करंट फ्लो व्हेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज क्लोज टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो ओमेगा 0 है हमारी, ओमेगा नॉट बोलते हैं हम जिसको, ठीक है ना। सच LCR सीरीज इज, जो सर्किट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोर सिलेक्टिव और मोर शार्प। तो वो क्या हो जाएगा, मोर सिलेक्टिव या मोर शार्प। इसलिए हम कहते हैं फॉर ए शार्प रेजोनेंस इन LCR सर्किट
ओमिक रेजोनेंस ऑफ द सर्किट शुड बी लो, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा नॉट, जो हमारी दो वैल्यू हैं ओमेगा और ओमेगा नॉट, द करंट इन द सर्किट इज लेस देन द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। सपोज वी हैव चूज ए वैल्यू ओमेगा फॉर विच करंट इन द सर्किट इज 1/√2 टाइम्स, ठीक है ना, 1/√2 टाइम्स द करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये हम मान के चलते हैं फॉर विच करंट फेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेजोनेंस की बात करें हम, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैथमेटिकली होगा उसको हम किस तरह से ड्रा करेंगे, एक बार देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और समझ लीजिए, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देर आर टू सच वैल्यू ऑफ ओमेगा, की हमारे पास दो वैल्यू होंगी, ठीक है ना। कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी। एक तो मान लो हमारे पास ओमेगा 1 ले लो, वो किसके बराबर होगी, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, एक तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। और इस वैल्यू के अलावा दूसरी होगी ओमेगा टू बराबर ओमेगा नॉट सेम ऐसे कैसे माइनस डेल्टा ओमेगा, ये दो वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। विच आर सिमेट्रिकल अबाउट ओमेगा नॉट, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यानी कि ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 यदि हम घटाते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का, देखिए जब ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 घटाएंगे तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा कितना होगा, 2 डेल्टा ओमेगा होगा हमारे पास, 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट, 2 डेल्टा ओमेगा को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट, एंड द फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन 2 ओमेगा, फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा, नोट कर लीजिए ये, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा इज रिगार्ड एज द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है, स्मॉलर द डेल्टा ओमेगा, स्मॉलर द डेल्टा ओमेगा द शार्पर इज द रेजोनेंस, रेजोनेंस कितनी हो जाएगी उतनी ही शार्पर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब करते हैं मैथमेटिकली किस तरह से हम शार्पनेस निकालते हैं। देखिए हमने पढ़ा है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, कि दो फ्रिक्वेंसी हम लेकर चलते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हम ले ली थी ना, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 डेल्टा ओमेगा की जगह हम क्या लेंगे, डेल्टा ओमेगा लेंगे, ये हमने पढ़ा है अभी। यानी कि द करंट इन द सर्किट इज 1/√2 टाइम द करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। तो ये देखिए हमने अभी जो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी मैथमेटिकली, ये देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, करंट हो गया अभी जो हमने पिछले टॉपिक में किया था, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो गया, 1/√2 ऑफ करंट एम्पलीट्यूड एट ओमेगा नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आई किसके बराबर होता है, ई डिवाइड बाई आर, आई किसके बराबर होता है, ई डिवाइड बाई आर होता है, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली सिंपल करते हैं, मैथमेटिकली इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए आर स्क्वायर ऐसे कैसे, ओमेगा 1 एल ऐसे कैसे, -1 ओमेगा सी का स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ये सेम आ गया हमारे पास, आई के स्थान पे हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ध्यान से देखिए, तो ये क्या हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू में ओमेगा 1 माइनस एल माइनस 1 ओमेगा 1 सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, √2r। क्यों, देखिए अब हम इसका वर्क करते हैं, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो ये आर स्क्वायर है ना, इसको हम इस साइड ले गए तो यहाँ पे सिंगल आर स्क्वायर बच गया ना, ये ऐसे कैसे आ गया हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इसने नेक्स्ट क्या किया है, अभी हमने अज्यूम किया था ये दोनों वैल्यू ओमेगा L1
-1/ω1c किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से निकालेंगे हम आर, क्योंकि स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा ना, स्केयर से स्केयर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास आ गया ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल -1/ω प्लस ओमेगा डेल्टा ओमेगा सी इंटू बराबर किसके आ गया, आर के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हल कर लीजिए। अब हमने क्या किया इसमें, देखिए ω0L प्लस 1/डेल्टा ओमेगा डिवाइड में, और ये हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई। तो इसको फिर दोबारा से मैथमेटिकली सोल्व कर लीजिए। मैथमेटिकली सिंपल इसमें क्या किया हमने, ω0C के स्थान पे 1/ω0L रख दिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या किया इसने, अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। देखिए ये जो था ना, इसको ऊपर ले लिया तो पावर क्या होगी, नेगेटिव आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन एज इट इज़, क्योंकि डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा लेस देन 1 होता है, तो इसलिए इसने उसको कैंसिल कर दिया, 1 के बराबर हमने ले लिया उसको, ठीक है। इसके बाद रीअरेंज करने के बाद इसके इक्वेशन को जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ω0L इंटू में 2 डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू आर आ गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ पर तक। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ω0L ऐसे कैसे आ गया, 2 डेल्टा ओमेगा ये आर के, ये इक्वेशन हमारी आ गई क्लियर, ठीक है। यानी कि डेल्टा ओमेगा हमारे पास क्या होगा, ω0 R/12, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। L तो ये नीचे आ जाएगा इस साइड में, ठीक है ना, और 2 भी हमारे पास इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बन गया, यानी कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होगी हमारे पास, ω0 डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ω0L/R। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर एंड मे बी डिफाइंड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। और क्वालिटी फैक्टर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यू फैक्टर ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। इट डिफाइन द शार्पनेस ऑफ IV कर्व, यानी कि करंट और वोल्टेज कर्व को, एट रेजोनेंस व्हेन क्यू फैक्टर इज लार्ज, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज मोर एंड वाइस वर्सा, यानी कि कम भी हो सकती है। और दूसरा हम क्यू फैक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं ये याद कर लीजिए, एग्जाम में ये काफ़ी है। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाई एनर्जी डिसिपेशन, 2 पाई बाई टी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड मीन पावर डिसिपेटेड इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई बैंड विड्थ। ये जो है क्वालिटी फैक्टर के डेफिनेशन है। मैथमेटिकली यदि हम देखना चाहें क्यू फैक्टर क्या होगा, VL/VR या VC/VR या ω0L/R अब जो हमने अभी निकाला, या 1/ω0CR, यानी कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 1/R√L/C, ये हो जाएगा हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है पॉइंट। देखिए जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी, द फैक्टर ω/L/R, ये वाला फैक्टर जो है, एक मिनट रुकी, जब फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो ये जो फैक्टर है ω0L/R इज क्वाइट लार्ज, हैंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल बी क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द अप्लाइड वोल्टेज। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसीज ए स्मॉल वोल्टेज given rise to high voltage drop across the inductor. In this manner, a series LCR circuit may be used as to produce voltage magnification. It may be pointed out that same voltage magnification is obtained across the capacitor. Further, Q factor हमने जो अभी डिफाइंड किया है, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम R का मतलब वही सिंपली रेजिस्टेंस है, और L का मतलब इंडक्टेंस, और C का मतलब कैपेसिटेंस। इट फॉलोज दैट क्यू फैक्टर ऑफ LCR सर्किट जो सीरीज में होता है विल बी लार्ज, यानी कि द सर्किट विल हैव मोर सेलेक्टिविटी या मोर शार्पनेस इफ R इज लो, R इज लार्ज, R सो, ठीक है ना।
देखिए ये हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। क्यू फैक्टर लो पे दिया गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे लो पे, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब यहाँ की बात करेंगे तो क्यू फैक्टर क्या आएगा, नॉर्मल, और जब यहाँ से करेंगे तो लो, फिर क्यू फैक्टर लार्ज, आर लो, क्यू फैक्टर इनफाइनाइट, आर जीरो। मतलब एक दूसरे के रिवर्स होते जा रहे हैं। क्यू लो हैं तो आर हाई हो जाएगा, और आर लो हैं तो क्यू हाई हो जाएगा, और यदि मान लो क्यू इन्फिनिटी हो गया तो आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेजोनेंस कर्व के बारे में। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।